प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बद्दू जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। बद्दू जनजाति उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में रहने वाली जनजाति है। इस खानाबदोश जनजाति की जीवन पद्धति परंपरागत विश्वासों और व्यवसायों पर आधारित है। मूलतः ये इस्लाम धर्म के अनुयायी थे और अपनी पहचान बनाने के लिए सभ्य समाज से दूर रहना पसंद करते थे। इनका सारा जीवन पशुपालन में ही व्यतीत हुआ। प्रकृति की क्रूरता के कारण इनका स्वभाव भी बहुत क्रूर था। ये निडर और साहसी होते हैं। इनका जीवन मस्ती से ओतप्रोत होता है, लेकिन इनके अहंकार को छेड़ना बहुत ही भयानक होता है। जब इनको कोई इनके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचा देता था तो ये बड़े विद्रोही हो जाते थे। ये स्वभाव से उदार, मिलनसार और अतिथि सत्कार के बहुत बड़े हिमायती हैं। अरब साम्राज्य के विस्तार में इनकी सबसे बड़ी भूमिका बताई जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़े लड़ाकू स्वभाव के योद्धा होते थे। इनका निवास क्षेत्र बद्दू आदिवासी मध्य सीरिया से लेकर सऊदी अरब के उत्तरी मरुस्थल तक फैले हुए हैं। इसी भाग में रुवाल पर्वत श्रेणी है, जिसके कारण इन्हें रुवाल बद्दू के नाम से भी जानते हैं। बद्दू का अर्थ है खुले भाग में रहने वाले लोग। चूँकि ये लोग खानाबदोश जीवन के प्रतीक हैं, अतः इन्हें बद्दू या बदिया भी कहा जाता है। इनका प्रमुख निवास क्षेत्र दक्षिणी सीरिया से प्रारंभ होकर जॉर्डन और मध्य सऊदी अरब के मरुस्थलीय प्रदेश तक है। इस क्षेत्र का उत्तरी भाग पथरीला मरुस्थल है, जबकि दक्षिणी भाग रेतीला मरुस्थल है। इस मरुक्षेत्र का उत्तरी भाग नफूद और पूर्वी भाग दहना के नाम से जाना जाता है। जॉर्डन की दक्षिणी सीमा पर स्थित सीमावादी सिरबन की निम्न भूमि इनके ग्रीष्मकालीन आवास का मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि उस समय अन्य क्षेत्र में जल सूख जाते हैं। उष्ण शुष्क जलवायु, मामूली घास और खजूर के पेड़ पर आधारित कुछ जीव जैसे जंतु, खरगोश, हिरण आदि प्राकृतिक परिवेश के जीव हैं। भयानक गर्मी, न्यूनतम जल स्रोत और ग्रीष्मकाल में चारे की यहाँ बहुत भयंकर कमी रहती है, जिसके कारण इनका पशुचारण बहुत बड़ा बाध्यकारी हो जाता है। घास और पानी की तलाश में ये लोग रुवाल के आसपास भटकते रहते हैं। इन क्षेत्रों में टिड्डियों की उपस्थिति भी बहुत बड़ी है, जो घास खाकर जीवन अपना व्यतीत करती है, जिस कारण ये टिड्डियाँ इनके पशुओं को जो घास मिलती है उनको भी नष्ट कर जाती है। जीवन पद्धति और अर्थतंत्र। बद्दू लोगों की जीवन पद्धति पशु पालन पर मुख्य रूप से आधारित है। इनमें पालतू पशुओं में ऊंट प्रमुख इनका पशु है। अन्य पशुओं में भेड़, बकरियां, घोड़े और खच्चर है। ऊंट पालन यहाँ के परिवेश के बहुत अनुकूल है। मतलब सबसे जो बेहतर जो अनुकूलन की है, तो क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश में तो ऊंट इनका कहते हैं ना, मरुस्थल का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। इसको जैसे मरुस्थलीय दशाएं होती है उसके अनुकूल ये आराम से सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा बद्दू लोग भेड़ बकरियों को भी पालते हैं। ऊंट गौरव का प्रतीक होता है और भेड़ बकरियां इनके निम्न स्तर की प्रतीक मानी जाती हैं। तो ऊंट पालना ये अपने सम्मान की बात समझते हैं, गौरव की बात समझते हैं। अच्छे चारागाहों पर उच्च वर्ग के लोगों का यहाँ अधिकार होता है। जो मेन जहाँ उपजाऊ भूमि वाले भाग में जहाँ अच्छी घास पैदा होती है, वहाँ पर जो रईस लोग हैं वो अपना अधिकार बना लेते हैं। ऊंट रेगिस्तानी जीवन का जानवर है, क्योंकि यह जल और चारा दोनों के लिए अनुकूल होता है। एक दिन पानी पीकर यह कई दिनों तक अपना काम चला लेता है। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि धूल की आंधी और बालू के टीलों पर यह आसानी से पार कर लेता है। ऊँटनी का दूध, खाल
बाल और मांस बद्दुओं को जीवन का बहुत बड़ा आधार है। भेड़ बकरियों से दूध, बाल, मांस और चमड़े की प्राप्ति होती है। बद्दू अपने ढोरों को ऊंट तथा घोड़ों पर चढ़कर चराते हैं। पशुओं के लिए चारे और पानी की तलाश में इन्हें मौसमी स्थानांतरण भी करना पड़ता है। सर्दी के समय में जब घास और पानी विस्तर क्षेत्र में उपलब्ध होता है तब ये लोग दूर तक फैल जाते हैं। इस समय ये दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के आते ही जब घास सूखने लगती है तब ये लोग उत्तर की ओर पलायन कर जाते हैं। ये मौसमी प्रवास भी कहलाता है। वर्षा काल में ये लोग जी भरकर पानी पीते हैं, क्योंकि ग्रीष्म काल में खारा पानी पीते पीते बहुत ऊब जाते हैं, क्योंकि जो पानी जो इकट्ठा रहता है ग्रीष्म काल में वो भाप बनकर उठता जाता है। जो पानी की मात्रा घटती जाती है त्यों लवणता बढ़ती जाती है, तो वो बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है उस समय इनकी। शरद काल इनके लिए आराम और उत्सव का काल होता है। इनके अधिकांश उत्सव इसी काल में संपन्न होते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पाद के बदले ये लोग अन्य लोगों से कपड़ा और अनाज प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ लोग वादियों में कृषि कार्य भी करने लगे, लेकिन उनका मन उसमें रम नहीं पाता है, क्योंकि स्वभाव से ये लोग घुमक्कड़ है। भोजन सामग्री दूध, दही, पनीर, मक्खन तथा विनिमय से प्राप्त मोटे अन्न इनके भोजन के प्रमुख तत्व हैं। इसके अतिरिक्त ये खजूर, गुड़ और सूखा फल भी खाते हैं। अरब की जो खजूर है, आपको बताऊं, ये संसार में प्रसिद्ध है और ये खजूर का भोजन में यहाँ प्रमुख स्थान रखते हैं। लेकिन किसी पशु के मर जाने पर उसका मांस ये तुरंत खा जाते हैं। कहवा के ये विशेष शौकीन होते हैं। किसी से मित्रता का प्रारंभ कहवा पेय से ये शुरू करते हैं। अपने मेहमानों को एक कहवा जरूर पिलाते हैं, जो इनके आदर, सम्मान, गौरव का प्रतीक होता है। क्योंकि इस क्षेत्र में टिड्डियाँ खूब होती हैं, अतः इनको पकड़ कर ये सुखा लेते हैं और तलकर बड़े चाव से खाते हैं, जो अपने यहाँ इन टिड्डियों को देखते हैं। कंदमूल की जड़ों को पीस कर ये दूध में मिलाकर पीते हैं। खजूर को अनेक प्रकारों से खाते हैं। खजूर के कितने ही व्यंजन बना लेते हैं और फिर उनका ही भोजन करते हैं। वस्त्र और आभूषण। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के कारण ये लोग पजामा, कुर्ता पहनते हैं। पुरुष भेड़ की खाल का कोट और जैकेट पहनते हैं। सिर पर टोपी या पगड़ी बांधते हैं। पैरों से चमड़ों का जूता पहनते हैं, लेकिन अधिकांश समय ये नंगे रहते हैं। एक विशेष प्रकार की चादर, जिसमें अस्त्र शस्त्र के लिए थैले बने होते हैं, वीर पुरुष ओढ़ते हैं। इनके वस्त्र अनेक मौसमी परिवर्तनों के अनुकूल होते हैं, जैसे दिन में कड़ाके की धूप और रात में कड़ाके की ठंड होती है। जब न तो धूल के आंधी का झोंका आता है, उसी अनुसार ये कपड़े पहनते हैं। इनका गृह और बस्ती। घुमक्कड़ जीवन पद्धति के कारण खाल से बने तंबू इनके आवास होते हैं, जिन्हें गाड़ते और उखाड़ते रहते हैं। तंबू में पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग खंड बने होते हैं। जमीन पर ये लोग गलीचा या दरी, चटाई बिछाते हैं। छोटा परिवार एक ही तंबू में और बड़े परिवार होते हैं तब उनके अलग अलग तंबू में निवास करते हैं। कबीले का मुखिया तंबू के स्थान का चुनाव करता है, किस जगह अपना तंबू लगाया जाए, इसका जो चुनाव है वो कबीले का मुखिया करता है। दो तंबुओं के मध्य पशुओं को रखते हैं। एक बद्दू की अनेक पत्नियों के लिए अलग अलग तंबू होते हैं। इस प्रकार शादी होते बेटे का तंबू परिवार से अलग कर दिया जाता है। इनकी बस्तियां पूर्णतः अस्थायी होती हैं। जाड़े की अपेक्षा ग्रीष्म काल में ये लोग अधिक समय तक एक ही स्थान में रहते हैं, क्योंकि उस समय जल का अभाव होता है। जहाँ धरातलीय जल या कुआं बनाने की सुविधा होती है, वहाँ इनका ठहराव अधिक समय होता है। उपकरण और अस्त्र शस्त्र।
हल्के धातु के बर्तन, तलवार, बंदूक और भाले इनके प्रमुख उपकरण और अस्त्र शस्त्र हैं। ये चमड़े का थैला, धातु के बर्तन आदि भी अपने पास रखते हैं। कुओं से पानी निकालने के लिए ये ऊँट की गर्दन से रस्सी बांधकर खिंचवाते हैं। खच्चरों तथा ऊँटों का प्रयोग सामान ढोने के लिए करते हैं। सामाजिक संगठन इनका रुवाला बद्दू 5 प्रमुख प्रकार एवं अनेक उपवर्गों में विभक्त किया हुआ है। ये पिता प्रधान समाज होता है। पिता घर का यहाँ मुखिया होता है और परिवार का नियता भी होता है। एक साथ 3-4 पीढ़ियों के सदस्य पिता की मृत्यु के बाद विवाहित पुत्र अपना अलग परिवार बना लेता है। एक रक्त समूह के समूला कहा जाता है। एक साथ अनेक समूला लोग घूमते हैं। इनके सामूहिक संघ को अनेजिया कहा जाता है। यह बद्दुओं का महासंघ कहलाता है। वर्ग का मुखिया हर प्रकार की सुविधा असुविधा के लिए जिम्मेदार रहता है। झगड़ों का निपटारा, गरीब लोगों की समस्याओं को सुनना मुखिया ही करता है। बद्दू एक साथ 4 विवाह कर सकते हैं। अपनी सगी बहन को छोड़कर एक किसी से भी शादी के लिए स्वतंत्र हैं। चचेरी बहन से शादी सर्वोत्तम इनके मानी जाती है। दास प्रथा भी होती है। दास इनके लिए सेवा के उत्तरदायी होते हैं। इनको अनेक उपवर्गों में बांटा गया है, जैसे लोहार, धावक, तंबूकार आदि। बद्दू युद्ध प्रिय होते हैं और ये युद्ध के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इसीलिए अरब साम्राज्य का विस्तार में इनकी बहुत महती भूमिका रही है। ठीक है बच्चों, कल आप बद्दू जनजाति का आवास क्षेत्र, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका सामाजिक संगठन, इसके बारे में विस्तृत लेख लिख के लें। धन्यवाद।